मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार, सह आचार्य रसायन शास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में स्वागत है। हमने आज हमारा जो टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में अध्ययन प्रारंभ करना है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला बिंदु है इंट्रोडक्शन, परिचय। परिचय के अंतर्गत कि जब दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिकों को मिलाकर वाष्पित करते हैं तो हमें दो प्रकार के यौगिक प्राप्त होते हैं, क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। एक होता है इसके अंतर्गत डबल साल्ट, द्विक्लवण, और दूसरा जो हमें यौगिक प्राप्त होता है उसको कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो दोनों में क्या अंतर है, क्या है डबल साल्ट किसे कहते हैं, द्विक्लवण किसे कहते हैं और कॉम्प्लेक्स संकुल लवण किसे कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है डबल साल्ट। क्या है डबल साल्ट? डबल साल्ट से तात्पर्य यह है कि जब हम दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिक मिला करके उन्हें वाष्पित करते हैं तो हमें एक क्रिस्टलीय यौगिक प्राप्त होता है। जब तक वो ठोस अवस्था में है तब तक उसकी अवस्था स्थिर है, लेकिन जैसे ही हम उसको किसी विलयन में, जल में, किसी विलायक में घोलते हैं तो वो घुल जाता है। अर्थात उसके जो यौगिक हैं जिनसे वो बनाया गया था, जिनसे वो प्राप्त हुआ है, वे पुनः अपनी मूल अवस्था में लौट जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें इस प्रकार से कि पोटेशियम क्लोराइड प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड 6H2O आपस में ये रिएक्शन करते हैं, इनको हम मिक्स करते हैं तो इस प्रकार से हमें ये पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड 6H2O का एक डबल साल्ट हमें प्राप्त होता है, जिसको हम कहते हैं कार्नेलाइट। ये जो कार्नेलाइट है ये इस ठोस अवस्था में तो स्थिर है, यानी कि स्टेबल है यहाँ पर, लेकिन जैसे ही हम इसे जल के अंदर डिजोल्व करते हैं, घोलते हैं, तो ये अपने मूल अवयवों में टूट जाता है। अर्थात हमें इससे पोटेशियम प्लस आयन, मैग्नीशियम +2 आयन, क्लोराइड आयन, इनके यदि हम परीक्षण करना चाहें तो आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है वो लेते हैं अपन कि इस प्रकार से पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट और 24H2O, K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट और उसके बाद में 24H2O, ये लेकर के हम वाष्पित करते हैं, मिक्स करते हैं इनको, तो हमें इस प्रकार से पोटास जो एलम है, जिसको कि अपन फिटकड़ी के नाम से जानते हैं, ये प्राप्त होता है। K2SO4, Al2SO4 एंड उसके बाद में 24H2O। ये भी आपका डबल साल्ट की श्रेणी में आता है। यदि हम इसको डिजोल्व करें तो ये मूल अवयवों में टूट जाता है। इससे हमें पोटेशियम के, सल्फेट के, एल्यूमिनियम +3 आयन के हम इनकी परीक्षण कर सकते हैं। उसी प्रकार से अंतिम जो एग्जाम्पल है वो है इसका इस प्रकार से कि FeSO4, अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, 6H2O ये लें तो इससे हमें क्या प्राप्त होता है, FeSO4 डॉट, इस प्रकार से ये अमोनियम सल्फेट एंड 6H2O। तो ये जो है वो कहलाता है आपका मोर्स साल्ट। तो इस प्रकार से डबल साल्ट किसे कहेंगे? बिल्कुल सिंपल कि यदि हम दो या दो से अधिक अवयवों को मिला करके वाष्पित करते हैं तो हमें दो प्रकार के, हमें जो क्रिस्टल प्राप्त होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। दो में से यदि हम उसको विलयन में बनाएं, जल के अंदर घोलें, तो हमारा जो लवण था, जो प्राप्त हुआ था क्रिस्टल, वो यदि घुल जाता है, अर्थात अपने मूल अवयवों में टूट जाता है, जिससे उसके उन अवयवों के हम परीक्षण कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं डबल साल्ट, द्विक्लवण। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कॉम्प्लेक्स साल्ट। बिल्कुल सरल है ये भी। संकुल लवण किसे कहते हैं? बिल्कुल सिंपल, जब परिभाषा थी उसके आधार पर आप इसको देखिए कि यदि हम
दो या दो से अधिक प्रकार के अवयवों को, यौगिकों को मिश्रित करके वाष्पित करते हैं तो उसके बाद में एक नया जो यौगिक हमें प्राप्त होता है क्रिस्टलीय ठोस। उस क्रिस्टलीय ठोस में जो मूल अवयव थे वो अपने समस्त गुण खो चुके होते हैं, उनके भिन्न गुण हमें प्राप्त होते हैं उस क्रिस्टलीय ठोस के। और एक बार ये संकुल लवण या कॉम्प्लेक्स साल्ट बन जाता है तो इसके बाद में पुनः यदि हम इसको डिजोल्व करें किसी विलयन में, किसी विलयन बनाएं किसी विलायक के द्वारा या जल के अंदर, तो पुनः ये अपने मूल अवयवों में विखंडित नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम उदाहरण लें तो देखिए इस प्रकार से कि ये FeSO4 फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट की अभिक्रिया करवाएं KCN पोटेशियम साइनाइड के साथ में, तो इस प्रकार से FeCN2 बनता है और पोटेशियम सल्फेट इसमें से बनता है। उसके बाद पोटेशियम साइनाइड 4KCN प्लस FeCN2 आपस में रिएक्शन करते हैं, तो इस प्रकार से ये फाइनली इसमें कन्वर्ट होते हैं K4FeCN6 जिसको हम कहते हैं पोटेशियम फेरोसाइनेट। तो एक बार ये बन गया पोटेशियम फेरोसाइनेट तो इसको हम पोटेशियम प्लस आयन बनने के बाद में पोटेशियम प्लस आयन Fe+2 आयन, ठीक इसी प्रकार से Cn- आयनों के लिए इससे कोई परीक्षण नहीं कर सकते हैं, अर्थात ये अपने मूल अवयवों के टेस्ट नहीं देता है। तो मुख्य रूप से कि दोनों जो है डिफरेंस क्या है इन दोनों में, जो द्विक लवण है और जो कॉम्प्लेक्स साल्ट है, दोनों में अंतर क्या है। एक बार हम पुनः इसको रिवाइज करते हैं। देखिए इसमें पहला अंतर, ये डबल साल्ट और ये आपका कॉम्प्लेक्स साल्ट। क्या है डबल साल्ट में और इसमें दोनों में अंतर क्या है कि ये जो द्विक लवण है, डबल साल्ट है, उसके अंदर क्या है, उसमें धातु और लिगेंड के मध्य जो पाया जाने वाला बंध है, जो आकर्षण है, वो स्थिर वैद्युत आकर्षण प्रकार का होता है। अर्थात इसमें जो मेटल और लिगेंड के मध्य आकर्षण है वो आयनिक प्रकार का है। बंध की प्रकृति आयनिक होती है, किसमें, द्विक लवण में, जिसको कि हम पानी में या किसी विलायक में डिजोल्व करते हैं तो टूट जाते हैं आसानी से और अपने मूल अवयवों के परीक्षण हम कर सकते हैं। उसके बाद में है कॉम्प्लेक्स साल्ट यानी संकुल लवण। तो संकुल लवण में जो मेटल और लिगेंड है उसके मध्य पाए जाने वाले बंध को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं कि धातु और लिगेंड के मध्य पाए जाने वाले बंध की प्रकृति आपकी उपसह संयोजक प्रकार की होती है, कोऑर्डिनेशन प्रकार की होती है। इसके अंतर्गत कि धातु को, मेटल को लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देता है और उसके साथ में बंध बनाता है जिसकी प्रकृति होती है उपसह संयोजक प्रकार की। और एक बार ये बंध बना लेता है तो इसके बाद में डिजोल्व करने पर ये टूटता नहीं है। अपने मूल अवयवों के परीक्षण इसमें हम नहीं कर सकते जिनसे ये बना है। सेकंड जो अंतर था वो ये है कि इसमें बनने के बाद में हम मूल अवयवों के परीक्षण कर सकते हैं जिनसे वो बना है। कॉम्प्लेक्स साल्ट में ये संभव नहीं है, एक बार बनने के बाद में मूल अवयवों के परीक्षण हम नहीं कर सकते हैं। तीसरा जो अंतर है वो ये है कि मोर देन वन यानी एक से अधिक पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इसके अंदर पाए जा सकते हैं, उपस्थित होते हैं। किसमें, डबल साल्ट में एक से ज़्यादा धन आयन व ऋण आयन उपस्थित हो सकते हैं और इनको किसी को भी हम किसी प्रकार से लिखते समय स्क्वायर ब्रैकेट के रूप में नहीं लिखते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स साल्ट बनता है उसके अंदर केवल एक धन आयन व ऋण आयन होते हैं और उनको हम इस प्रकार से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं जो कि संकुल आयन का निर्माण करते हैं। और जो इस प्रकार से संकुल आयन का निर्माण करते हैं उनको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। तो ये था इसके अंदर बेसिक अंतर। अब उसके बाद में हमारा अगला बिंदु है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, उपसह संयोजक यौगिक हम किसे कहते हैं। बिल्कुल सरल और सिंपल भाषा में हम इसको समझ सकते हैं कि देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो चीज़ों से, दो उसके अंदर पार्ट होते हैं। एक होता है केंद्रीय धातु परमाणु यानी कि मेटल,
और दूसरा होता है उसके साथ बंध बनाने के लिए लिगेंड। तो पहली बात तो यह है कि बंध की प्रकृति क्या होती है। बंध की प्रकृति जैसा कि नाम है उसी हिसाब से हम उत्तर दे सकते हैं कि उपसह संयोजक प्रकार का बंध बनेगा, अर्थात कोऑर्डिनेशन प्रकार का जो है बॉन्ड होगा। तो हम इसे किस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि उपसह संयोजक यौगिक किसे कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है कि ऐसे यौगिक जिनमें धातु परमाणु किसी दूसरे परमाणु अणु अथवा आयन के साथ में सीधा उपसह संयोजक बंध के द्वारा बंधित हो, जुड़ा हो, तो उस यौगिक को हम उपसह संयोजक यौगिक के नाम से जानते हैं। आप फिर से दोबारा देखिए किसे कहते हैं उपसह संयोजक यौगिक, कि ऐसे यौगिक जिनमें धातु परमाणु अथवा आयन किसी दूसरे अणु परमाणु अथवा आयन के साथ उपसह संयोजक बंध से जुड़ा हो, अर्थात सिग्मा बंध के साथ जुड़ा हो, तो उसको हम उपसह संयोजक यौगिक के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है इसके अंतर्गत इम्पोर्टेंट टर्म्स, इम्पोर्टेंट बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु जो हमें इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बार बार जिनकी हमें आवश्यकता होगी यूज करेंगे, हमें समझ में आनी चाहिए वो बात। तो पहला बिंदु है, मैंने शॉर्ट में लिखा है CMA, केंद्रीय धातु परमाणु यानी सेंट्रल मेटल एटम। केंद्रीय धातु परमाणु किसे कहते हैं, बार बार आपसे पूछा जाएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे इसमें, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसमें पहला बिंदु है आपका कि केंद्रीय धातु परमाणु हम किसे कहते हैं। बिल्कुल सिंपल, जो परिभाषा आपने जस्ट अभी दी थी ठीक उसी से सारी परिभाषाएं अपन दे सकते हैं कि वह परमाणु अथवा आयन जो किसी दूसरे परमाणु अथवा आयन से इलेक्ट्रॉन युग्म लेकर के सिग्मा बंध का निर्माण करता है को हम केंद्रीय धातु परमाणु के नाम से जानते हैं। लेता है जो एक्सेप्टर है उसको हम केंद्रीय धातु परमाणु के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे इसमें ये उदाहरण दे रखा है मैंने कि कोबाल्ट, CO कोबाल्ट NH3 लिगेंड है और ये +3 आयन, ये एक संकुल आयन है। तो आपको इसमें बताना था कि केंद्रीय धातु परमाणु क्या है। बिल्कुल सिंपल, कौन सा है, कोबाल्ट जो है वो मेटल जो है वो इसमें केंद्रीय धातु परमाणु है। ठीक इसी प्रकार से अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो है लिगेंड। लिगेंड किसे कहते हैं, वही परिभाषा जो आपने पहले दी है उससे फिर इसको मॉडिफाई कीजिए। लिगेंड किसे कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देकर सिग्मा बंध बनाने वाले परमाणु अणु अथवा आयन को हम लिगेंड कहते हैं। और मॉडिफाई कर सकते हैं हम इसको कि लिगेंड क्या है, जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देकर के कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं को हम लिगेंड के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल और लिया है अपन ने, यहाँ देखिए इसमें FeCN6-4 कॉम्प्लेक्स आयन है ये। इसके अंदर आपको बताना है लिगेंड क्या है। बिल्कुल सिंपल है, ये CN6, तो CN- जो है वो इसके अंदर लिगेंड के रूप में है, उपस्थित है। ठीक इसी प्रकार यदि हम ऊपर वाले इसमें फर्स्ट एग्जांपल की बात करें तो इसमें कौन सा है, NH3 जो है वो लिगेंड के रूप में उपस्थित है। नेक्स्ट नंबर चलिए, नंबर 3 दे रखा है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, उपसह संयोजन संख्या किसे कहते हैं। यहाँ बड़ी सावधानी से आपको इस चीज़ को समझना है। उपसह संयोजन संख्या बिल्कुल सिंपल है कि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बंधित लिगेंडों की कुल संख्या को हम उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने परिभाषित की है उसको एक बार देखेंगे, समझेंगे और अर्थ निकालेंगे पूरा इसका कि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बंधित लिगेंडों की कुल संख्या को हम उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर कितने हैं, CN का मान 6 है, अर्थात इसको हम कहेंगे 6।
नेक्स्ट के अंदर भी देख रहे हैं आप कोबाल्ट NH36+3 आयन कॉम्प्लेक्स आयन, तो इसकी CN का मान भी कोऑर्डिनेशन नंबर का मान है 6। अब आप अगले में चलिए, यहाँ पर कितने हैं लिगेंड, इसमें है 3, ऑक्सीलेटो है 3, तो इसकी ये कितनी है CN का मान, जो परिभाषा दी थी उसके अनुसार कि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंडों की कुल संख्या CN कहलाती है, जबकि ये यहाँ सही नहीं है। इसकी CN का मान B6 है। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थ बताइए स्पष्ट। बिल्कुल सिंपल है कि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगेंड द्वारा बनाए जाने वाले सिग्मा बंधों की कुल संख्या को हम उसकी CN के नाम से जानते हैं, उसकी उप सहसंयोजन संख्या के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर कितना होगा, ये कितने ऑक्सीलेटो C2O4 -2, एक लिगेंड के लिए -2 है, 3 जुड़े हुए तो -2 से कितने हुए, टोटल 6 बॉन्ड बना सकता है। अर्थात कुल बंधों की संख्या किसकी, सिग्मा बॉन्ड की जो संख्या है वो रिप्रेजेंट करती है कि इसके अंदर उप सहसंयोजन संख्या का मान क्या है। अगला बिंदु आता है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहते हैं बताइए आप, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। बिल्कुल सिंपल है, ये भी हम निकाल सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, देखिए कि यदि हम केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़े हुए जो लिगेंड है, जो अणु है, परमाणु है, उनको उसके आवेश के सहित बाहर निकाल दें, तो उस मेटल आयन के ऊपर जो आवेश शेष बचता है वो उसकी ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण संख्या के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जांपल हम निकाल सकते हैं इसके अंदर K4FeCN6 में जो Fe है, आयरन है, केंद्रीय धातु परमाणु, उसकी ऑक्सीकरण अंक का मान क्या है। बिल्कुल सिंपल है, इसका निकालेंगे तो 4 है, +1 इसका चार्ज है पोटेशियम के ऊपर। Fe का हम निकालना चाहते हैं तो मैं Fe भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर X भी लिख सकता हूँ, X मान लिया हमने, प्लस ये कितने हैं 6 -1 बराबर 0, क्योंकि इसके ऊपर किसी भी प्रकार का ऊपर अंकित नहीं है तो आपने लिख दिया बराबर 0, +4 प्लस X -6 बराबर 0, X बराबर 6 -4 बराबर +2, यानी कि जो Fe है इसके ऊपर +2, इसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान है +2। आप इनमें से सबके निकाल सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे उतनी समझ में आएगी। इसमें देखिए आप, इसमें कितना है, सीधा सा लिख रखा है अपन ने +3, बैलेंस बचा हुआ है +3 तो +3 लिख दिया। क्यों, क्योंकि कोबाल्ट जो है ये NH36 है, इसके ऊपर इसका मान 0 है, लिगेंड के लिए कोई चार्ज है नहीं, तो इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स के ऊपर सीधा लिखा है, संकुल आयन के ऊपर +3, तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था का मान +3 आ गया। ठीक, इसके अंदर निकालिए, दूसरे के अंदर FeC2O4 ऑल ट्राई ऑक्सीलेटो है, तो इसमें -3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, आप निकाल के बताइए। यहाँ से हम निकालेंगे इसके लिए FeC2O4 3 ये लिखा हुआ है। तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या है, वही बात करेंगे, X +3 -2 बराबर -3, X इसको आपने किया तो -6 बराबर -3, फिर X बराबर -3 और ये इधर चला गया +6 +3, अर्थात Fe की जो ऑक्सीकरण अवस्था का मान था वो आ गया +3। अंत में दे रखा है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी किसको कहेंगे हम, आप देखिए इसके अंतर्गत ये FeC2O4 3 ये जो चीज़ है, जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंतर्गत लिखी गई है उसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी, एंटिटी का हिंदी अनुवाद भी एंटिटी है, इसलिए इसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंतर्गत जो मेटल लिगेंड उसके साथ जुड़े हुए हम लिखते हैं उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी।
अब देखिए दोबारा से सारी चीज़ें एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए इसके अंतर्गत, जो कोई भी कॉम्प्लेक्स यौगिक लेकर के, जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक लेता हूँ आपके लिए, K4 की बजाय K3 कर दी इसमें, K3FeCN6। अब इसमें आपको सारी चीज़ें बतानी है। देखिए सबसे पहले Fe, ये क्या है, CMa सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु। ये क्या है, यहाँ पर Cn बराबर लिगेंड। ये जो 6 है इसके अंदर, ये वाली संख्या, क्योंकि इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं, तो ये हो गया आपका Cn कोऑर्डिनेशन नंबर। और उसके बाद में ये जो पूरा होल आ गया, कौन सा, इसके पूरा का पूरा यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ये चीज़ है, इसको कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और इसके ऊपर जो चार्ज आएगा, बैलेंस कितना आएगा, यहाँ पर -3 आएगा। Fe पे कितना आएगा, ये Fe, तो इसको मैं यहाँ से रिप्लेस करके यहाँ ये लिखता हूँ +3, तो ये +3 क्या आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस प्रकार से हम सारी चीज़ें इसके अंदर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके पश्चात हम जो इसका अगला पार्ट है हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप इसे पढ़ें, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और जहाँ भी आपको कोई बात समझ में नहीं आती है, उसके लिए सवाल निश्चित रूप से पूछें। ये जो चैप्टर है आपका, वो बिल्कुल गणित के समान है, मैथमेटिक्स के समान है। इसमें से जो सवाल पूछे जाते हैं उनमें कि दिए गए जो संकुल यौगिक हैं उनके सूत्र दिए होते हैं, तो उनसे आपको नाम लिखना होता है। नाम दिए हुए होते हैं तो उनसे आपको सूत्र लिखने होते हैं। यदि आपके ये चीज़ पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आती है तो आपको इसमें से पूरे नंबर मिलते हैं। इसमें मार्किंग बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसे निश्चित रूप से पढ़ें, समझें। और जैसा कि मैंने बताया था, ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका बेस है। आप जैसे ही यहाँ केवल एक चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे, आप BSc पार्ट 3 में जाएंगे, प्रमोट होंगे आगे नेक्स्ट ईयर, तो आपको इसके 4 लेसन पढ़ने होंगे जो कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड है। उसके बाद जैसे ही आप MSc में जाएंगे, और ज़्यादा, यानी कि पूरा का पूरा एक पेपर जो है आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना होगा। इसलिए इसे निश्चित रूप से मन लगाकर, ध्यान लगाकर आप पढ़ें। धन्यवाद।